नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम भारत के सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा कर रहे हैं। भारत के सभी नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं और आज थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस प्रदेश में घूमने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग मध्य प्रदेश में हैं और आज हम मध्य प्रदेश के बारे में समझेंगे, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में समझेंगे। और दोस्तों, वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश काफ़ी संपन्न राज्य है, क्योंकि हमारे देश में यदि सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं, जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उनमें से अपना मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर वन ज़्यादा है दोस्तों, तो वहाँ पर इस प्रकार के जो अभयारण्य हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा बनाए जाएंगे। जो सेंचुरी है, जो नेशनल पार्क है, राइट, ये यहाँ पर ज़्यादा बनाए जाने के चांसेस होते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं? 11 नेशनल पार्क हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन 11 नेशनल पार्क में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और कुछ ऐसे भी हैं जो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत नहीं आते। तो हम उनमें से सभी को पढ़ते चलेंगे कि कौन कौन टाइगर रिजर्व का पार्ट है और कौन कौन टाइगर रिजर्व का पार्ट नहीं है। एक चीज़ और जानिएगा दोस्तों, आज हम ऐसे राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे राज्य के अभयारण्य या नेशनल पार्क पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से आपको जानकर या आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भी इसी प्रदेश में है। आज हम लोग जिस प्रदेश की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, इस प्रदेश में, संपूर्ण देश में, पूरे देश में दोस्तों जितने भी बाघ हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या बाघों की कहां पाई जाती है? भारत में, मध्य प्रदेश में। और यदि मेरा एक दोस्त आपसे प्रश्न है, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में बाघ किस देश में पाए जाते हैं? वो कौन सा देश है जहां पर सर्वाधिक संख्या में बाघ पाए जाते हो? एकदम इजी से इजी प्रश्न है। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या किस देश में है? तो दोस्तों, भारत में अनुमानतः, मैं बाघों की संख्या के बारे में थोड़ी सा डिस्कस करूंगा, आपका समय ज़्यादा नहीं लूंगा, फिर हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे जो है नेशनल पार्क के बारे में। तो भारत में साथियों जो बाघ हैं, जो टाइगर हैं, इनकी संख्या लगभग दोस्तों 3000 मानी गई है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, 3000 बाघ अकेले भारत में हैं। और पूरी दुनिया में कितने हैं? पूरे विश्व में बाघों की संख्या कितनी है? यह आंकड़ा शायद आपको डरा देगा दोस्तों। पूरी दुनिया में बाघ 4000 से लेकर 4500 तक बाघ हैं। समझ जाइए, पूरी दुनिया में बाघ किस देश में सबसे ज्यादा है? भारत में। ठीक है, भारत में। और यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां है, तो किस प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से बोलते हैं? ठीक, किस प्रदेश को बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है? तो वो है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, लगभग संख्या दोस्तों 528 प्लस है। ठीक, इतने बाघ हैं। और मध्य प्रदेश में कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं, एक उद्यान है यहाँ पर, नेशनल पार्क है, जिसे हम जानते हैं कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक है, तो आज हम मध्य प्रदेश के बारे में, जहां पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसे हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आज हम इस प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और तैयार होंगे आप सभी। तो सबसे पहले हम इसी नेशनल पार्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा जो होगा कान्हा किसली। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या फेमस है? तो सबसे पहले ये जान लो कि ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों में फैला है दोस्तों, 2 जिलों में, मंडला और बालाघाट। ठीक,
मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट में फैला हुआ है। मतलब इन दो जिलों के अंतर्गत आता है और इसी के साथ ही ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो कितने क्षेत्रफल में है दोस्तों? सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल भी लिख लीजिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसका लगभग 940 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 940 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये हमारा प्रदेश का सबसे बड़ा। दोस्तों एक अभी सबसे छोटा है, वो इतना छोटा है दोस्तों कि टोटल 1 वर्ग किलोमीटर में भी नहीं है, इतना छोटा है। अभी हम आएंगे उस पर। ये सबसे बड़ा है, ठीक। सबसे बड़ा जो होगा कान्हा-किसली होगा, ठीक है, जो लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक राजकीय पशु है, आप सभी जानते होंगे। मध्य प्रदेश के राजकीय पशु का नाम है बारहसिंघा, ठीक है। तो बारहसिंघा कहां पाए जाते हैं? यहीं पर पाए जाते हैं। बारहसिंघा यानी ये एक मृग की प्रजाति है जिसे हम बारहसिंघा कहते हैं। तो बारहसिंघा यहां पर पाया जाता है। जी जी बिल्कुल। तो यहां जो बारहसिंघा पाया जाएगा, ये बारहसिंघा ही दोस्तों मध्य प्रदेश का या इस कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का ऑफिशियल मस्कोट भी है, ठीक है। यानी इस बारहसिंघा को मध्य प्रदेश के इस पार्क ने अपना शुभंकर चुना है। शुभंकर क्या होता है, किसे हम ऑफिशियल मस्कोट बोलते हैं, मस्कोट चुना है इसको। तो ये जैसे मान लो मेरी टी शर्ट पर देख रहे हो ना, ये रिजल्ट मित्रा का लोगो, तो ये इसका लोगो है। जब आप वहां पर जाओगे कान्हा-किसली कभी घूमने जाओ तो उसके जो है ये लोगो के रूप में काम करेगा। बारहसिंघा का चित्र बना होगा। और ये ब्रेडरी प्रजाति का यहाँ पर ये पाया जाता है, ब्रेडरी प्रजाति का मृग, ठीक है। किस प्रजाति का पाया जाता है यहाँ पर? ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का यहाँ पर जो है मृग पाया जाता है। अब दूसरी बात दोस्तों, जो कि हमारा ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो इसे दोस्तों क्या किया गया था, साल 1933 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 1933 में इसे वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। 1933 में वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य कब बनाया गया? 1933 में जी। और 1955 ईस्वी में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था 1955 में। नेशनल पार्क कब बना दिया गया इसको? तो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया इसको 1955 में, ठीक है। और 1973 में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था भारत में, और 1974 में इसे मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब लागू हुआ है? तो याद रखना 1974 में, और इसी समय जो है इसी उद्यान में लागू किया गया था। मतलब इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया। 1973-74 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको जान लेनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, इंटरप्रिटेशन सिस्टम। विश्व बैंक की सहायता से इंटरप्रिटेशन सिस्टम का मतलब होगा कि आपस में जैसे कान्हा-किसली है और जो नेशनल पार्क है उनको आपस में जोड़ देना, कनेक्ट कर देना। और कनेक्ट ऐसे नहीं करना कि अलग से कुछ रास्ता बनाया जाए, बल्कि यहाँ पर इतने सारे वृक्षों को बना दिया जाए और उसके बीच में एक रास्ता बना दिया जाए। वृक्षों को लगाया जाए, पेड़ पौधों को लगाया जाए, जंगलों को और बढ़ावा दिया जाए, और ऐसे करके बीच में जो मार्ग बन जाएगा, बीच में जो रास्ता बन जाएगा, उसी को हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन जो है स्कीम, ठीक। तो बस इसमें इतना ही याद रखिए। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। 1933 में से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 1973-74 में से टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया। अच्छा, एक और प्रश्न आता कि सर इसके पहले क्या होता होगा 1973 में? तो दोस्तों ये पहले शिकार के लिए जाना जाता था। मतलब जो ब्रिटिशियस थे, और ब्रिटिशियस से पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो यहाँ पर जंगलों में जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। तो ये शिकारी क्षेत्र हुआ करता था, शिकार करने के लिए जाना जाता था, ठीक है। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मुझे लगता है कि आप लोगों का कंफर्म हो गया है जी। यस, क्लियर हुआ होगा। प्रश्न यहाँ पर सुन लो। प्रश्न आ जाए कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो हमारा कान्हा-किसली। प्रश्न आ जाए कि राज्य का पहला अभयारण्य कौन सा है?
देखिए पहला अभ्यारण्य यही बनाया गया था, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य 1933 में। लेकिन एक चीज और है, प्रश्न यदि ये ऐसा हो जाए कि प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो दोस्तों सागर जिले में स्थित है नौरादेही। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जी। तो इतना क्लियर हुआ। अब अगले पर आते हैं हम लोग। इसके बाद अब हमारा जो अगला होगा दोस्तों, उसे हम जो है नाम देंगे, बहुत सारे हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला है दोस्तों हमारा माधव। माधव को पढ़ लेते हैं, ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब एक नाम सुना होगा दोस्तों आपने ग्वालियर वाले क्षेत्र में, सिंधिया, माधवराव सिंधिया, है ना, ग्वालियर शिवपुरी वाले क्षेत्र में। तो ये वहीं पर स्थित है माधव, शिवपुरी। कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी। और जैसे दोस्तों ये माधव आपको याद आए तो यहाँ पर याद रखना एक जॉर्ज कैसल भवन यहाँ पर बनाया गया था। जॉर्ज कैसल भवन, इसी की एक पहाड़ी की चोटी पर, इसी पार्क में, इसी राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल को रोकने के लिए जॉर्ज कैसल भवन बना है, ठीक। जब आप लोग यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो पूरा जंगल का व्यू दिखेगा, यहाँ पर पूरा पहाड़ का व्यू दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कभी जाइएगा, और यदि नहीं जा पाओ तो गूगल पर भी देख लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, है ना। गूगल पर देख लोगे तो भी जो है आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि ये किस प्रकार का रहा होगा, किस प्रकार का है, ठीक है। और इसी पार्क से दोस्तों एक नेशनल हाईवे निकलता है जिसे अपन बोलते हैं नेशनल हाईवे 46। तो ये भी लिख लीजिएगा कि इस पार्क से नेशनल हाईवे 46 NH 46 निकलता है, ठीक, NH 46 निकलता है जी जी बिल्कुल। अब यहाँ पर दोस्तों 1958 में इसे 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1958 में, 1958 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, नेशनल पार्क बनाया गया था। कब? अब आप लोग कमेंट में बताइए क्या यह हमारा टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है? क्या इसको हम टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखते हैं? क्या यह टाइगर प्रोजेक्ट का है? जी, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। इसका हम जो है कमेंट कल बताएंगे। और हाँ दोस्तों, मुझे याद आ गया, कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, है ना, 2 क्वेश्चन दिए थे। तो वो जो 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम था। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, और उसी को दोस्तों हम घाना पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं, उसी को हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, और उसी को भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही प्रश्नों का आंसर केवलादेव था कल के, ठीक है। मैं पहले याद किया था कि शुरुआत में बता दूंगा, लेकिन मुझे अभी याद आया तो मैंने अभी बता दिया है, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही याद रखना आपको, जॉर्ज कैसल भवन स्थित है, NH 46 है, और 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और यदि दोस्तों आप लोग MPPSC जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको जो है एक सजेशन दूंगा कि आप इसको और डेप में पढ़िएगा। अभी चूंकि मैं एक वनडे के एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका वनडे एग्जाम के पर्पज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बस यही पूछ लेता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, या कौन से नेशनल पार्क में क्या विशेषता है ना। जैसे हमने उसमें पढ़ा कि भूर सिंह जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, राजकीय पशु है, ठीक है, बारहसिंगा। इसी प्रकार से जो है इसमें, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें दोस्तों सर्वाधिक संख्या में तेंदुआ पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में तेंदुआ पाए जाते हैं, तेंदुओं की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक है, ठीक, सर्वाधिक संख्या में तेंदुआ। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारा अगला है बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और ये पाया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश के जिला उमरिया में, मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे समझ लो जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है ना, जैसे बच्चे होते छोटे बच्चे,
तो छोटे बच्चों को आप उम्र कम होती है बांध के रख सकते हो घर में, बांध के रखने का मतलब डरा सकते हो, लेकिन एक उम्र हो जाने के बाद बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, फिर बांध के नहीं रख सकते। तो ऐसे ही समझ लो कि उमरिया बांध सकते हैं, उमरिया बांधव, है ना, ऐसे समझ लो उमरिया बांधव। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उमरिया में स्थित है, ठीक, उमरिया में स्थित है। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में भी लिया गया है, मतलब ये टाइगर प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक। 1968 में इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में करी गई थी। तो लिख लीजिएगा 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था, नेशनल पार्क के रूप में मान्यता इसको कब दे दी गई, 1900 जी बिल्कुल 68 में, जी। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, 1993 की बात है, तो 1993 में 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित कर लिया गया था, 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, तो मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 1974 में, और इसको इसमें कब लागू किया गया, मतलब बांधवगढ़ को कब इसके अंतर्गत रखा गया, तो यह रखा गया दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में। और इसको ऐसा माना गया है दोस्तों कि यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों जो गौर है, गौर एक प्रकार की पक्षी है, तो इस गौर के पुनर्वास स्थापित करने का कार्य इसमें चल रहा है। गौर पुनर्वास कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो बस इसमें इतना ही जानना है हमें, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया, 72 पहाड़ियों से घिरा हुआ। अच्छा, ये भी दोस्तों एक शिकार स्थल था राजा महाराजाओं का, पहले 1968 से पहले अंग्रेजों का जो यहाँ पर राजा महाराजा थे उन सभी का शिकार स्थल हुआ करता था, ठीक है। जब इसको मान्यता प्रदान कर दी गई, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रदान कर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता मिल गई, तो फिर जो है कोई भी अब यहाँ पर शिकार नहीं कर सकता था। तो दोस्तों 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक जी, बड़े प्यारे उद्यान है दोस्तों। चलिए अब आ जाते हैं हम दोस्तों, अगला है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कर सकते। यह है आपका दोस्तों छिंदवाड़ा वाले, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का एरिया, और कुछ वाला भाग जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र में भी जाता है, नागपुर वाले क्षेत्र में भी पहुंच जाता है। तो ये दोनों में ही स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यदि हम लोग मध्य प्रदेश के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो छिंदवाड़ा ही लिखेंगे, लेकिन ये नागपुर वाले क्षेत्र में भी पहुंचता है, ठीक है, दोनों जगह पहुंचता है। अब दोस्तों इसे जो है 1975 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये वाला वीडियो कुछ पहले वाले वीडियो कम थे, क्योंकि उनमें बहुत मान के चलिए कि बहुत कम ही जो है नेशनल पार्क थे। मध्य प्रदेश में ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो 1975 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको रखा गया, ठीक है, 1992 में। इसका एक नाम होता है दोस्तों, इसको एक और नाम से जानते हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, इंदिरा प्रियदर्शनी। यदि पेंच राष्ट्रीय उद्यान लिखकर ना आए, इंदिरा प्रियदर्शनी आ जाए, तो भी आप समझिएगा कि ये पेंच के लिए बोला गया है, पेंचली। और दोस्तों यही वो जो है नेशनल पार्क है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी मोगली वाली, है ना, मोगली वाली कहानी जरूर सुनी होगी। तो जो मोगली वो जंगल बुक है, जंगल जंगल पता चला है, ऐसा कुछ क्या था, वो कोई था ऐसे ही, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो जो मोगली वाली कहानी है वो यहीं पर है, यानी इसी को हम मोगली लैंड के नाम से जानते हैं, मोगली लैंड, यहीं पर थी वो मोगली वाली कहानी, ठीक, मोगली लैंड के नाम से जानते हैं इसको, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है जी। जी दोस्तों बिल्कुल बहुत सरल ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब चलिए आ जाते हैं अपने दूसरे पर। इसके बाद पेंच के बारे में
1975 में इसको राष्ट्रीय उद्यान, 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर, इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं और मोंगली लैंड के नाम से ये फेमस है, मोंगली लैंड के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए अब इसमें आएगा दोस्तों हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार ये वाला हो सकता है कि आप में से कुछ लोग घूमने गए हों। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो लोग मध्य प्रदेश के होंगे वो जरूर यहाँ पर गए होंगे, क्योंकि और मध्य प्रदेश में स्पेशली भोपाल जो गए होंगे वो, क्योंकि ये शहर में ही स्थित है, भोपाल में ही स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? भोपाल शहर में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यानी ये 1979 में 1979 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1979 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको मान्यता प्रदान कर दी गई, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया उसको 1979 में जी। अब ये एक्चुअल में एकमात्र प्रदेश का ऐसा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो शहर के बीचों बीच है, सिटी मतलब सिटी में स्थित है। अच्छा, इसमें क्या है कि यहाँ पर यदि आप जाएंगे तो आपको पक्षियों को गोद लेने की व्यवस्था है। आप यहाँ पर पक्षियों को या कोई मान के चलो बंदर है उसको, है ना, किसी भी यहाँ पर जो है जीव को आप गोद ले सकते हैं। गोद लेने का मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ से आप अपने घर ले आओगे उस पक्षी को, उस जानवर को, नहीं, घर नहीं ले आओगे, बल्कि वो वहीं पर रहेगा, लेकिन आप उसके सारे खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हो। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि इसको मैंने गोद ले लिया, ये मेरे नाम से रहेगा, इसकी सारी जो है व्यवस्था मैं करूँगा। तो ऐसा जो है गोद लेने की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है इस वाले जो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और यही दोस्तों है जहाँ पर सर्प उद्यान। अच्छा, यहाँ पर एक दोस्तों एक बहुत बड़ी पानी की टंकी जैसी बनी हुई है, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, तो ऐसा बना हुआ है दोस्तों। इसमें बहुत बड़े बड़े सांप हैं, है ना, इतने मोटे मोटे सांप। यदि आपको सांपों की प्रजाति देखनी होगी, सांपों को एक अलग तरीके से देखना हो ना, तो भोपाल जब जाओ तो इसको जरूर देखना, है ना। पास में भी जाने में डर लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर सर्प उद्यान में भी, मतलब यहाँ पर सर्प उद्यान भी स्थापित किया गया है। सर्प उद्यान भी यहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान स्थापित किया गया है, जिस कारण से इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी बोलते हैं। और दोस्तों ये ISO द्वारा प्रमाणित है, ISO द्वारा प्रमाणित है जी। तो मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा इसका। फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, सेकंड पार्ट में इसको और बना लेंगे। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित, इसमें गोद लेने की व्यवस्था है। सर्प उद्यान भी इसमें घोषित किया गया है, शहर के बीचों बीच स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण और भी है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो बाकी के जो बचे हुए हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है या अभयारण्य है, इनको हम कल की सीरीज में देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही, कल हम लोग जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्ट फर्स्ट है, अब हम पार्ट सेकंड पर आएंगे कल। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा है। और इसके एक चीज़ और जानिएगा, इसमें दोस्तों हम एक और पढ़ेंगे, इसमें हम अभयारण्य भी पढ़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अभयारण्य भी कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अंतर समझ लो जाते जाते, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर क्या है। देखिए, राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं, जो भी राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाएंगे, इसमें अंतर क्या होगा कि यहाँ पर मानव के कोई भी क्रियाकलाप नहीं होगा, मतलब मानव की एंट्री नहीं होती है। कोई क्रियाकलाप आप जंगलों से काट नहीं पाओगे, लकड़ियाँ नहीं काट पाओगे। इसी प्रकार से यहाँ पर पशुचारण भी प्रतिबंधित होता है। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान में टोटली खत्म, ना तो कोई मानव क्रियाकलाप होंगे, ना ही पशुचारण होगा। लेकिन अभयारण्य में क्या होता है कि मानव क्रियाकलाप भी किया जा सकता है शर्तों के साथ। इसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर पशुचारण भी किया जा सकता है, वो भी किसके? परमिशन से। बिना परमिशन के वो भी नहीं किया जाएगा। तो इतना अंतर होता है अभयारण्य में और राष्ट्रीय उद्यान में।
तो कल हम जो है बाकी का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको पढ़ लेंगे, और कल जो अभयारण्य है, जो सेंचुरीज हैं प्रदेश की, और कई जगह जो है कुछ केंद्र स्थापित किए गए, जैसे घड़ियाल को स्थापित बचाने के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर स्थापित किया गया है उनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। तो वो भी हम दोस्तों कल की क्लास में देखेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।